आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उड़ीसा सर्किल के पीएसए के 2024 के क्वेश्चन पेपर को। इस वीडियो में हम इसके डिपार्टमेंट और जीके वाले पोर्शन को कवर करेंगे। इसके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन पेपर्स की बुक चाहिए तो बुक भी मिल जाएगी। इसके अलावा एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी करने के लिए आपको थ्योरी वाली बुक्स चाहिए, वो भी मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक लेना चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक दिया है, उस साइट से आप बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। आपने क्लासेज में जुड़ना है अच्छे से तैयारी करने के लिए 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और हमने पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की शुरुआत की है। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़े, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप साथ जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा पौधे लगाने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उड़ीसा सर्किल का पीएसए का 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। एग्ज़ाम हालांकि इसका बाद में हुआ था, लेट हुआ था, तो इसको आज हम कवर करेंगे। इन मेल ऑफिसेस द ड्यूटीज ऑफ बैन अटेंडेंट्स विल बी परफॉर्म्ड बाई। डाक कार्यालयों में बैन अटेंडेंट के कर्तव्यों का पालन किसके द्वारा किया जाता है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, वन ऑफ द पोर्टर्स। पोर्टर्स में से किसी एक के द्वारा किया जाएगा। इन द ट्रांजिट सेक्शंस ऑफिशियल डेजिग्नेटेड बैन अटेंडेंट्स। पारवहन अनुभागों की बात करें तो पारवहन अनुभागों में जिन ऑफिशियल्स को, जिन अधिकारियों को बैन अटेंडेंट कहा जाता है, इज अटैच्ड टू ईच सेट एज अ जर्नल असिस्टेंट। वो प्रत्येक सेट के साथ सामान्य सहायक के रूप में जुड़े होते हैं। तो ट्रांजिट सेक्शंस या पारवहन अनुभागों में जिन अधिकारियों को बैन अटेंडेंट कहा जाता है वो प्रत्येक सेट के साथ जर्नल असिस्टेंट या सामान्य सहायक के रूप में जुड़े होते हैं। एंड मस्ट बी रेडी टू गिव हेल्प व्हेनेवर इट इज़ नीडेड। और जहाँ पे भी उनकी मदद की आवश्यकता होगी उन्हें मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। द चीफ ड्यूटीज ऑफ बैन अटेंडेंट्स आर टू स्टैम्प आर्टिकल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो बैन अटेंडेंट होंगे इनके मेन या मुख्य कर्तव्यों की बात करें तो मेन ड्यूटीज क्या हैं? आर्टिकल्स के ऊपर मुहर लगाना या दस्तावेजों के ऊपर मुहर लगाना। टू फेस लेटर्स, पत्रों का, पैकेट्स का जिन्हें बैन लेटर बॉक्स में पोस्ट किया जाता है उनको फेस करना, यानी कि उनका सम्मुखन करना। तो ये सारे काम इनके द्वारा किए जाते हैं। बैन अटेंडेंट्स शुड बी एबल टू स्टैम्प विद रैपिडिटी एंड क्लियरनेस एंड टू टाई एंड सील बैग्स विद फैसिलिटी एंड डिस्पैच। अब ये जो बैन अटेंडेंट होंगे ये मोहर लगाने में या फिर सील करने में एकदम क्या होने चाहिए? तेज़ होने चाहिए। मेरी तरह ढीले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल तेज़ होने चाहिए अपना काम करने में। और अगर हम बात करें मेल ऑफिसेस की तो ये जो ऊपर कर्तव्यों की बात की गई है जो बैन अटेंडेंट्स के द्वारा ट्रांजिट सेक्शंस में किए जाते हैं मेल ऑफिसेस में, ये सारे काम पोर्टर्स में से यानी कि कुलियों में से किसी एक के द्वारा किए जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है द रिकॉर्ड ऑफिसर हैज डिस्क्रिशनरी पावर टू मेक सच टेम्परेरी अरेंजमेंट्स एज मे बी नेसेसरी टू कैरी आउट द वर्क बट एवरी सच केस मस्ट बी एट वंस रिपोर्टेड टू। अभिलेख अधिकारी के पास ऐसे अस्थायी प्रबंध करने का विशेषाधिकार है जो कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रत्येक मामले की रिपोर्ट किसको की जानी चाहिए? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सुपरिटेंडेंट को रिकॉर्ड ऑफिसर की दैनिक रिपोर्ट में की जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो अभिलेख अधिकारी की बात करें तो इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया कि जो रिकॉर्ड ऑफिसर होता है, रिकॉर्ड ऑफिसर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है ऐसे टेम्परेरी अरेंजमेंट्स करने की जो काम को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन जब भी इस तरह की कोई टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जाता है, अस्थायी व्यवस्था की जाती है, तो क्या करना होता है? हेड सॉर्टिंग रिकॉर्ड ऑफिसर को क्या करना होता है? दैनिक रिपोर्ट में उस चीज़ के बारे में सुपरिटेंडेंट को बताना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। आगे चलते हैं। इन अ कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस who reopens the transit bags closed by mail agent for collection or deletion of bag included in a transit bag
कंप्यूटरीकृत परिवहन मेल कार्यालय में ट्रांजिट बैग में शामिल बैग को शामिल करने या हटाने, यानी कि ट्रांजिट मेल ऑफिस टीएमओ में जो भी थैले डाले गए हैं उन थैलों में और थैले ऐड करने हैं या उन थैलों में से किसी थैले को निकालना है। इस चीज़ के लिए मेल एजेंट द्वारा बंद किए गए ट्रांजिट बैग को पुनः कौन खोल सकता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। हेड मेल एजेंट के पास ये ऑप्शन होती है, वो ट्रांजिट बैग को अन्य थैले ऐड करने या निकालने के लिए खोल सकता है। तो क्या क्या हेड मेल एजेंट की ड्यूटीज होती हैं, यहाँ पे सारी ड्यूटीज के बारे में बताया हुआ है, सारी आपने पढ़ लेनी है। Insets working in running sections where no attendance registers are maintained, the officials performing the particular duties should sign in the numerical order against such designation. Running sections की बात करें, अब देखो जो अनुभाग होते हैं वो कैसे होते हैं? रेलवे मेल सर्विस के चल कार्यालय होते हैं। तो रनिंग सेक्शंस की बात करें जहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर या उपस्थिति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जाता है। विशेष कर्तव्यों का पालन करने वाले अधिकारियों को अपने पदनाम के सामने संख्यात्मक क्रम में किसके ऊपर हस्ताक्षर करने होते हैं? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। उन्हें डेली रिपोर्ट या दैनिक रिपोर्ट के ऊपर हस्ताक्षर करने होते हैं। Then attendance register will be kept in the transit mail office, in which every mail agent or mail guard of a set must sign his name and enter the time of his attendance. तो एक अटेंडेंस रजिस्टर का रखरखाव ट्रांजिट मेल ऑफिस में किया जाता है और इस अटेंडेंस रजिस्टर में मेल एजेंट या मेल गार्ड को अपने हस्ताक्षर करने होते हैं और अपनी अटेंडेंस या उपस्थिति के समय को भी दर्ज करना होता है। लेकिन ऐसे सेट जो रनिंग सेक्शंस में काम करते हैं जहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जाता है, तो जो भी अधिकारी काम करते हैं उन्हें अपने सिग्नेचर डेली रिपोर्ट में न्यूमेरिकल ऑर्डर में करने होते हैं। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। The general maximum limit of weight for a foreign parcel is, किसी विदेशी पार्सल के लिए वजन की सामान्य अधिकतम सीमा क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 20 किलोग्राम है। The missing postal order should continue to be included in the balance of unsold orders entered in the stock book until authority is received from to write off. गुम हुए पोस्टल ऑर्डर को, मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में कोई पोस्टल ऑर्डर गुम हो जाता है, तो गुम हुए पोस्टल ऑर्डर को स्टॉक बुक में दर्ज ना किए गए ऑर्डर के शेष में तब तक शामिल किया जाएगा जब तक कि किससे आपको उसके हटाने की अनुमति नहीं मिल जाती। करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। ऑडिट ऑफिस से जब तक उसके बट्टे खाते में डालने के लिए उसके लिए प्राधिकार ना मिल जाए तब तक उसको क्या किया जाएगा? आपके पोस्टल ऑर्डर के शेष में तब तक उसको स्टॉक बुक में शामिल करते रहना होगा। Who issues notice of hours of business in case of first class head office? प्रथम श्रेणी प्रधान कार्यालय के मामले में कारोबार के घंटों की सूचना कौन जारी करता है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, पोस्ट मास्टर करता है। नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस shows the hours fixed for the delivery and dispatch of mails and for the transaction of business with the public. नोटिस ऑफ आवर्स ऑफ बिजनेस कारोबार के घंटों की सूचना किस चीज़ को दर्शाती है? ये उन घंटों को दर्शाती है जो समय निर्धारित किया गया है डाक की डिलीवरी और डिस्पैच के लिए। ये समय उन घंटों को दर्शाता है जिसके दौरान लोगों के साथ, जनता के साथ व्यवसाय का लेन देन किया जाता है। अगर हम बात करें इन केस ऑफ हेड ऑफिस, प्रधान डाक घर के मामले में, यहाँ पे फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस की बात नहीं किया, नॉर्मल हेड ऑफिस की बात की है और इंपॉर्टेंट सब ऑफिस की बात की है। 2 नोटिस आर अवेलेबल, तो ऐसे आपके उप डाक घर जो इंपॉर्टेंट हैं और हेड ऑफिस है वहां पे इस तरह के 2 नोटिस उपलब्ध करवाए जाते हैं। एक नोटिस किसके संबंध में होता है? ये क्या दर्शाता है? डाक के वितरण और प्रेषण के समय को दर्शाता है और M12 के ऊपर इसे बनाया जाता है। और जो दूसरा नोटिस होता है वो उन घंटों को दर्शाता है जिसके दौरान जनता के साथ व्यवसाय का लेन देन किया जाता है और इसे M6A के ऊपर बनाया जाता है। और ये जो बिजनेस आवर्स के नोटिस होंगे सुपरिटेंडेंट के द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे हेड ऑफिस और इंपॉर्टेंट सब ऑफिस के मामले में।
फिर बात करें जो इंपॉर्टेंट सब ऑफिस नहीं है, वो लेस इंपॉर्टेंट सब ऑफिस हैं, अ कंसोलिडेटेड सिंगल नोटिस इन दी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विल बी सप्लाइड बाय द सुपरिटेंडेंट। तो वहाँ पे सिंगल नोटिस भेजा जाता है, यानी कि जो काम काज के घंटों का नोटिस है वो एक ही होता है, उसी में आपके डाक के वितरण और प्रेषण का समय भी रहेगा और उसी में जनता के साथ लेन देन या व्यवसाय करने का समय भी रहेगा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड सप्लाई टू नॉन गेजेटेड हेड ऑफिसेज एंड सब ऑफिसेज। तो ये जो नोटिस ऑफ बिजनेस आवर्स है सुपरिटेंडेंट के द्वारा तैयार करके नॉन गेजेटेड हेड ऑफिसेज और सब ऑफिसेज को भेजा जाता है। अगर हम बात करें फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस की, तो पोस्ट मास्टर के द्वारा अपने कार्यालय के संबंध में इसे स्वयं जारी किया जाता है। ब्रांच ऑफिसेज की बात करें तो संबंधित इंस्पेक्टर पोस्ट इसको तैयार करके ब्रांच ऑफिसेज को भेजता है। The forward bags should be kept locked up in until it is time to dispatch them। आगे भेजे जाने वाले बैगों को, फॉरवर्ड बैग कौन से होते हैं? ऐसे थैले जिन्हें बिना खोले आगे किसी कार्यालय के लिए भेजा जाना हो। तो जब भी कभी इस तरह के थैले प्राप्त होते हैं, जब तक उनको आगे भेजने का समय नहीं आ जाता तब तक उन्हें किस में बंद रखा जाएगा? उन्हें मेल बॉक्स में बंद रखा जाना चाहिए। द फॉरवर्ड बैग्स रिसीव्ड बाय अ सॉर्टिंग और ट्रांजिट मेल ऑफिस। जब भी फॉरवर्ड बैग किसी छंटाई डाक कार्यालय या पारवहन डाक कार्यालय द्वारा प्राप्त होते हैं, वेदर टेकन आउट ऑफ ट्रांजिट बैग्स और रिसीव्ड लूज, चाहे वो ट्रांजिट बैग से प्राप्त हुए हैं चाहे वो खुले में प्राप्त हुए हों, विल रिमेन इन दी कस्टडी ऑफ हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट अंटिल इट इज टाइम टू डिस्पैच देम। तो जब तक इनको प्रेषित करने का समय नहीं हो जाता उस समय तक इन्हें हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की अभिरक्षा में रखा जाएगा। एंड सो लॉन्ग एज द बैग्स आर नॉट डिस्पोज्ड ऑफ, और जब तक इन थैलों का निपटान नहीं हो जाता इन्हें मेल बॉक्स में बंद करके रखा जाएगा। और जो मेल बॉक्स की चाबी होगी वो हमेशा प्रधान छंटाई सहायक के पास रहनी चाहिए। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। What is the limit of remittance through RMS section or railway by TOVP through cash bag enclosed in account bag? RMS अनुभाग और रेलवे के माध्यम से TVP द्वारा खाता बैग में संलग्न नकदी बैग के माध्यम से धन प्रेषण की सीमा क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मैक्सिमम 2 लाख रुपए भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसबी ऑर्डर के बारे में। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि कौन सी एसबी ऑर्डर में किस चीज़ के बारे में बताया गया। जैसे यहाँ पे पूछा है एसबी ऑर्डर 10/24, ये जो पोस्टल डायरेक्टोरेट के द्वारा एसबी ऑर्डर जारी किया गया किस चीज़ से रिलेटेड था? तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। हालांकि अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपके अभी 2024 वाले, क्योंकि 2025 में एग्जाम होगा तो 2024 वाले भी पूछे जाएंगे और 2025 में जो एसबी ऑर्डर आए हैं वो भी पूछे जाएंगे। सिलेबस में यही दिया होता है, सिलेबस में दिया होता है कि प्रीवियस ईयर वाले जो एसबी ऑर्डर है वो पूछे जाते हैं, लेकिन आपके जो करंट ईयर वाले एसबी ऑर्डर होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। जैसे 2024 में एग्जाम हुआ, 2024 के एसबी ऑर्डर के बारे में पूछ ले तो ये कर लेने होते हैं। आगे चलते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ मंथली स्पीड पोस्ट बिजनेस द डिस्काउंट वुड बी रिड्यूस्ड बाय हाफ इफ। मासिक स्पीड पोस्ट व्यवसाय के संबंध में दी जाने वाली छूट आधी हो जाएगी यदि, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, द बुकिंग डाटा इज रिसीव्ड विद अ पेपर मैनिफेस्टो विदाउट सॉफ्ट कॉपी। अगर आप बुकिंग डाटा सिर्फ क्या करते हैं, पेपर मैनिफेस्टो के ऊपर देते हैं, सिर्फ कागज़ के ऊपर देते हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं देते हैं। बुकिंग डाटा इज टू बी मेड अवेलेबल टू दी बुकिंग ऑफिस इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एज प्रेस्क्राइब्ड। बुकिंग डाटा जो होगा उसे निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में बुकिंग कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाएगा। और अगर हम बात करें बुकिंग डाटा सिर्फ पेपर मैनिफेस्टो के ऊपर प्राप्त होता है विदाउट सॉफ्ट कॉपी, तो मिलने वाली छूट आधी हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Which of the following can be transmitted with conditions prescribed by the Department of Post? निम्नलिखित में से किसे डाक विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के साथ प्रेषित किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी। आप ट्यूबरक्लोसिस, स्पूटम, ओस्मिक एसिड, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, इन सारी चीज़ों को डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन भेजने की कुछ शर्तें हैं, उन्हें फॉलो करना होगा।
दी ईसीएस की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। और फैसिलिटी वाज इंट्रोड्यूस इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस डाक विभाग द्वारा कब से शुरू की गई थी, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, अगस्त 2003 से इसकी शुरुआत की गई थी। इन दीनदयाल स्पर्श योजना फॉरवर्ड दी वर्ड पी स्टैंड्स फॉर इन स्पर्श, स्पर्श शब्द में पी जो शब्द आता है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो स्पर्श शब्द की फुल फॉर्म क्या है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज हॉबी। तो ये जो पी शब्द है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रमोशन। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 14 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। For issue of commemorative postage stamps in case of global institution with headquarter outside India, purchase of stamps and requisite flatlick ancillaries worth of rupees will be mandatory। अगर भारत के बाहर मुख्यालय वाली किसी वैश्विक संस्था द्वारा स्मारक टिकट जारी करने के लिए आवेदन किया जाता है तो जारी किए जाने वाले टिकटों की न्यूनतम वैल्यू क्या रहेगी, तो उन्हें न्यूनतम कितने रुपए के डाक टिकट खरीदने होंगे, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी 25 लाख रुपए की। किसकी बात की गई है, कोई भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है और उसका हेडक्वार्टर अगर भारत के बाहर है, उस मामले में उनके द्वारा जो भी डाक टिकट खरीदे जाएंगे या फिलैटलिक सामग्री खरीदी जाएगी न्यूनतम 25 लाख रुपए की उन्हें खरीदनी पड़ेगी। फॉर इशू ऑफ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप who will decide the design of the stamp, स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए टिकट का डिजाइन कौन तय करता है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी आपके कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप्स होती हैं, स्मारक डाक टिकट होते हैं, उनके लिए डिज़ाइन कौन तय करेगा, डाक विभाग के द्वारा ये डिज़ाइन तय किया जाता है। कमेमोरेटिव स्टैंप डिज़ाइन शैल बी डिसाइडेड बाई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, रिलीजियस सिंबल्स prefix or suffix with the name of personalities will not be incorporated in the design and in case of any dispute the decision of department of post shall be final। तो जब भी स्मारक डाक टिकट जारी किए जाते हैं उनके संबंध में जो डिज़ाइन होगा वो डाक विभाग द्वारा तय किया जाएगा। डिज़ाइन में कोई भी धार्मिक प्रतीक, व्यक्तित्व के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी और कोई भी डिस्प्यूट होगा तो जो भी डाक विभाग का निर्णय होगा उसी को फाइनल माना जाएगा। The National Philatelic Museum is located at डाक भवन न्यू दिल्ली since the year। राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रहालय किस वर्ष से डाक भवन नई दिल्ली में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, वर्ष 2011 से। PLI पॉलिसी नंबर इज ऑफ डिजिट्स, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का जो नंबर होता है, यानी कि आपने PLI करवाई तो उसका जो पॉलिसी नंबर आपको दिया जाता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, 13 डिजिट का ये नंबर होता है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। When a proposer purchases a policy through online mode, the policy bond will be issued through। जब कोई प्रस्तावक ऑनलाइन मोड के माध्यम से पॉलिसी खरीदता है तो पॉलिसी बॉन्ड किसके माध्यम से उसे भेजा जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, पंजीकृत डाक के माध्यम से, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से उसे ये पॉलिसी बॉन्ड भेजा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कन्वर्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ PLI पॉलिसीज, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के संबंध में रूपांतरण की विशेषता कौन सी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, चेंज ऑफ नॉमिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। हालांकि आप ये कर सकते हैं, आपने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसमें आपने जो पहले नॉमिनी बनाया है आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो चेंज है कन्वर्शन के मामले में नहीं है कि आप पॉलिसी को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके मामले में ये चीज़ नहीं आती है, एक अलग चीज़ है। तो अगर हम कन्वर्शन की बात करें, कन्वर्शन इन अ PLI पॉलिसी refers to changing the type of policy like switching from a whole life endowment assurance to endowment assurance। तो इसका कन्वर्शन का अर्थ क्या हो जाएगा कि आपने मान लीजिए एक होल लाइफ एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आप उसको एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, एडजस्टिंग दी मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट को समायोजित करना या एडजस्ट करना, जैसे कि आप इसको 8 डेटिंग कर सकते हैं या पोस्ट डेटिंग कर सकते हैं, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं मैच्योरिटी डेट को या इसको पीछे भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा।
Which one of the following committee is not part of IT modernization project 2022? IT आधुनिकीकरण परियोजना 2022 का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2022 का हिस्सा नहीं है। कौन कौन से हिस्से हैं? प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप है एक, फिर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी है। Which one of the following committee is the owner of tracks and shall ensure rollout, operations and management of application? इनमें से कौन सी समिति ट्रैक्स की स्वामी है? यानी कि जितने भी आपके ट्रैक्स हैं उनकी स्वामी कौन है? ट्रैक्स की बात करें तो जैसे हमारे पास आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको बताते हैं एप्लीकेशन के रोल आउट, संचालन और प्रबंधन को सुनिश्चित करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी है वो सभी ट्रैक्स की ओनर रहेगी और वो ही क्या करेगी? इंश्योर करेगी रोल आउट को, ऑपरेशंस को और एप्लीकेशंस की मैनेजमेंट को। Which one of the following track contains HRMS in Postal IT Project 2.0? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रैक डाक IT प्रोजेक्ट 2.0 में HRMS को शामिल करता है? तो इसका करेक्ट आंसर भी आ जाएगा मैनेजमेंट इंटरफेस। Which of the following modules contract management is being handled by IPPB since 29th of August 2022? निम्नलिखित में से कौन सा मॉड्यूल अनुबंध प्रबंधन 29 अगस्त 2022 से IPPB द्वारा संभाला जा रहा है? तो 24 की करेक्ट ऑप्शन बी आ जाएगी, सेकंड और थर्ड। सेकंड कौन सा? बैंकिंग वाला और इंश्योरेंस वाला, इन दोनों को 29 अगस्त 2022 से IPPB द्वारा संभाला जा रहा है। और अगर हम बात करें डाटा सेंटर फैसिलिटी और नेटवर्क इंटीग्रेटर, इनको भी अब IPPB हैंडल करता है, लेकिन कब से? 1 अप्रैल 2022 से हैंडल कर रहा है। तो दोनों को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू IPPB ट्रैक्स इन IT 2.0 प्रोजेक्ट? जैसे हमने ऊपर किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी सभी ट्रैक्स की ओनर रहेगी, तो यहाँ पे ये दिए हैं कि किन किन चीज़ों के लिए कौन से IPPB ट्रैक्स हैं, कौन से DOP ट्रैक्स हैं। तो 25 की करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? सी आ जाएगी। इसमें फील्ड नेटवर्क नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? IPPB ट्रैक्स की। तो IPPB के 3 ट्रैक्स हैं, एक बैंकिंग और इंश्योरेंस है, रूरल हार्डवेयर डिवाइसेस है, IT इंफ्रा फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट है। वहीं पे DOP ट्रैक्स की बात करें, इसमें पोस्टल एंड पॉइंट ऑफ सेल है, अकाउंटिंग एंड बैक ऑफिस है, फील्ड नेटवर्क और पोस्टल हार्डवेयर है। On which date Cabinet approved IT Project 2.0 Information Technology Project 2022 of Department of Post? कैबिनेट ने किस तारीख को डाक विभाग की IT परियोजना 2.0 को मंजूरी दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा 19 जनवरी 2022 को। कैबिनेट हैड अप्रूव्ड IT प्रोजेक्ट 2.0 ऑन 19th of January 2022 for an outlay of rupees 5,785 crore to be incurred for a period of 8 years from 2022 to 2023 to 2029 to 30। अब ये जो IT प्रोजेक्ट 2.0 है 19 जनवरी 2022 को कैबिनेट के द्वारा इसके लिए मंजूरी दी गई। कितने परिव्यय के साथ दी गई? 5,785 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ दी गई। और ये जो राशि है 8 वर्षों की अवधि के लिए खर्च की जाएगी। और ये जो 8 वर्षों की अवधि है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेके फाइनेंशियल ईयर 29-30 तक इसको खर्च किया जाएगा। बट इज दी अमाउंट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2022? IT आधुनिकीकरण परियोजना 2022 के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राशि क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 5,785 करोड़ रुपए। The fraudulent attempt usually made through email to steal a user's personal information is called? किसी उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी चुराने के लिए ईमेल के माध्यम से किया जाने वाला धोखाधड़ी का प्रयास क्या कहलाता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इसे फिशिंग कहा जाता है। Which is the application used to apply for leave through SAP? SAP के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन करने हेतु किस एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। तो ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल की बात करें, इसमें क्या होता है? कवर्स ऑल दी प्रोसेस ऑफ द DOP एम्प्लॉयज फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू देयर रिटायरमेंट।
तो एचआर मॉड्यूल जो है डीओपी कर्मचारियों की भर्ती से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति तक की सभी प्रक्रियाओं को कवर करता है। ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल की बात करें, इसमें एक एम्प्लॉइज पोर्टल होता है और एम्प्लॉय पोर्टल के दो हिस्से होते हैं, एक एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस और दूसरा एम्प्लॉइज मैनेजर सेल्फ सर्विस। तो अगर किसी ने अभी छुट्टी लेनी है तो वो क्या करेगा, वो छुट्टी के लिए एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के माध्यम से छुट्टी के लिए आवेदन करेगा और जो भी क्या रहेगा एडमिनिस्टर रहेगा तो वो क्या करेगा, जो भी असाइंड ड्यूटी है उसको करेगा, यानी कि जो भी प्रशासक है वो सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करेगा। जैसे किसी ने छुट्टी के लिए आवेदन किया है, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के माध्यम से वो छुट्टी के लिए आवेदन करेगा और एडमिनिस्ट्रेटर उसको सैंक्शन करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। DCT in IT मॉडर्नाइजेशन ऑफ DOP स्टैंड्स फॉर, DOP के IT आधुनिकीकरण में DCT का क्या तात्पर्य है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। ठीक है, DCT की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, सिग्नेचर ऑफ पे, मनी ऑर्डर के भुगतान के संबंध में भुगतानकर्ता के हस्ताक्षर। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, मस्ट बी रिटन इन द इंक इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस। इस प्रयोजन के लिए निर्धारित स्थान पर स्याही से उसे अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। The remitter of a money order which has not been paid required to pay the amount to some person other than pay named in the order on payment of second commission equal to first commission on application, producing the receipt as well as the full particulars of pay's address as entered in the money order to whom। अब मान लीजिए कोई मनी ऑर्डर आपने भेजा है, अब मनी ऑर्डर अगर भुगतान उसका नहीं हो पाता है तो प्रेषक के द्वारा उस मनी ऑर्डर के पेई का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि वो क्या कर सकता है, अगर उसने मनी ऑर्डर किसी रोहित के लिए भेजा है तो बाद में उसको नाम को चेंज करवा के शुभम कर सकता है। इसके लिए उसे सेकंड कमीशन का, द्वितीय कमीशन का भुगतान करना होगा और जो सेकंड कमीशन होगा वो पहले कमीशन के बराबर होगा और इसके साथ उसे एक आवेदन देना होगा और साथ में रिसिप्ट देनी होगी और साथ में उसे पेई के एड्रेस के सारे पर्टिकुलर विवरण देने होंगे। लेकिन किसके पास देने होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, जहां से वो मनी ऑर्डर इशू किया गया था, जारी किया गया था, उसी डाकघर में इन सारी चीजों को आपने सबमिट करना है अगर आप मनी ऑर्डर के पेई के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं। Which of the following after sale services is not provided without additional charge in respect of money order issued? मनी ऑर्डर जारी करने के संबंध में ऐसी कौन सी सेवा है जो विदाउट एडिशनल चार्जेस आपको, यानी कि बिना अतिरिक्त शुल्क के प्रोवाइड नहीं की जाएगी? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, अल्टरेशन इन पेइज नेम। अगर आप भुगतानकर्ता के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसे ऊपर क्वेश्चन में ही ये चीज बताई है कि अगर आप मनी ऑर्डर के भुगतानकर्ता के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, इस परिवर्तन के लिए आपको दूसरे कमीशन का भुगतान करना होगा। मनी ऑर्डर की रिडायरेक्शन के कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, पेई के एड्रेस में कोई चेंज करना है उसके कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। फिर उसके बाद आपने पेमेंट पोस्ट ऑफिस में, यानी कि भुगतान के डाक घर में परिवर्तन करना है, उसमें भी कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन पेई के नाम में परिवर्तन करना है तो फिर चार्जेस देने पड़ेंगे। What is the time limit for payment of money orders issued from field post office when the payee or a remitter applies for payment of the amount of void money order? जब अदाता यानी कि भुगतानकर्ता या प्रेषक अमान्य मनी ऑर्डर की राशि के भुगतान के लिए आवेदन करता है तो क्षेत्रीय डाकघर से जारी मनी ऑर्डर के भुगतान की समय सीमा क्या रहेगी? तो इसका करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर। जब ओरिजिनली मनी ऑर्डर जारी किया आता है, जिस तारीख को, उस अवधि से या उस तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर इस चीज के लिए आवेदन करना होगा। तो मनी ऑर्डर्स के बारे में कंप्लेंट्स करने की बात करें, 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ मनी ऑर्डर और बुकिंग ऑफ वीपी आर्टिकल। अगर वीपी आर्टिकल यानी कि वीपीएमओ के बारे में आपकी कोई शिकायत है या मनी ऑर्डर के बारे में आपकी कोई शिकायत है, डेट ऑफ इश्यू यानी कि जारी होने की तारीख से 12 महीने के भीतर आपको इस चीज के लिए शिकायत करनी होगी। अगर ये मनी ऑर्डर फील्ड पोस्ट ऑफिस से जारी किए गए थे तो 2 वर्ष की अवधि के भीतर आपको शिकायत करनी होगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। 12 months in case family allotment money order remitted on behalf of seamen working in Indian merchant ships।
और अगर आप बात करें फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर की, जिसे किसके लिए जारी किया गया, भारतीय व्यापारी जहाज़ों में काम करने वाले नाविकों की ओर से। अब जब फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर भेजा जाएगा तो उसके संबंध में शिकायत के लिए 12 महीने का समय आपको दिया जाएगा। No article will be transmitted by post which has thereon any pictorial representation of a person who is a proclaimed offender. If any article in course of transmission by post is found to contravene the above provision, इट विल बी। तो डाक द्वारा कोई भी ऐसी डाक वस्तु नहीं भेजी जाती है जिस डाक वस्तु के ऊपर किसी भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो, यानी कि किसी घोषित अपराधी का चित्र इत्यादि हो। अगर ऐसी डाक वस्तु प्रसारण के दौरान, गलती से उसको पोस्ट कर दिया, अगर वो प्रसारण के दौरान बाद में पाई जाती है तो उसको क्या किया जाएगा, ऐसी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, उसे निपटान के लिए पुनः प्रेषण केंद्र को भेजा जाएगा। No article will be transmitted by post which bears any stamp that was at any time is not now in use for the payment of postage। कि मान लीजिए किसी आर्टिकल के ऊपर आपने ऐसे डाक टिकट लगाए हैं जो पहले किसी समय डाक शुल्क के भुगतान में उपयोग किए जाते थे लेकिन वर्तमान में उनका उपयोग नहीं किया जाता। तो इस तरह का आर्टिकल अगर कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में प्रसारण के दौरान पाया जाता है तो उस आर्टिकल को क्या किया जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, रिटर्न टू सेंडर। उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाता है, उसे प्रेषक को वापस किया जाएगा नॉर्मल वे में। If article fastened with pins is detected at the office of posting, it will be। यदि पिन से बंधी हुई कोई वस्तु पोस्टिंग कार्यालय में पाई जाती है तो उस वस्तु को क्या किया जाएगा, करेक्ट आंसर ये आ जाएगा, उसे भी प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन प्रेषक को वापस कैसे किया जाएगा, तो अगर कोई आर्टिकल है उसे बंद करने के लिए पिन्स का यूज़ किया है तो उसे ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में ही अगर देख लिया जाता है तो उसे तुरंत प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो प्रसारण के दौरान पाई जाती हैं तब भी उसे प्रेषक को वापस किया जाएगा, लेकिन कैसे किया जाएगा, रिटर्न्ड लेटर ऑफिस के माध्यम से। और दूसरी क्या चीज़ ध्यान रखी जाएगी, जो पिन्स यूज़ की गई हैं उन पिन्स को पहले निकाल लिया जाएगा। When the postage is insufficiently prepaid on official postal articles, the postage chargeable on the delivery of such article is। जब सरकारी डाक वस्तुओं पर डाक शुल्क का अग्रिम भुगतान अपर्याप्त रूप से किया जाता है तो ऐसी वस्तु की डिलीवरी पर प्रभार्य डाक शुल्क क्या होगा, करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ पोस्टेज। अगर नॉन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल हो उसे अनपेड भेजेंगे, डबल दी प्रीपेड रेट, इनसफिशिएंटली पेड भेजेंगे, डबल दी अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी। अगर हम ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स को अनपेड भेजेंगे प्रीपेड रेट लगेगी, अगर हम उनको इनसफिशिएंटली प्रीपेड भेजेंगे यानी कि आधे अधूरे भुगतान करके भेजेंगे तो जो भी डेफिशिएंसी या कमी होगी सिर्फ वही चार्जेस ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के मामले में आपसे लिए जाएंगे। The delivery of articles superscribed on India government service are governed by। भारत सरकार सेवा पर शीर्षक वाले लेखों का वितरण किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कैसे नियंत्रित होता है, द ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी। तो ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस लिखा है उनकी डिलीवरी या रिडायरेक्शन किस आधार पर की जाती है, ऑफिशियल के डेजिग्नेशन प्राप्तकर्ता के आधिकारिक पद नाम के आधार पर उसकी रिडायरेक्शन या डिलीवरी होती है, वहाँ पे नाम मायने नहीं रखता है। The central government shall not incur any liability in respect of the sum specified for remittance to the sender in respect of a VP articles unless and until the sum has been received for remittance to the sender in respect of VP article within। केंद्रीय सरकार किसी वीपी ले के संबंध में प्रेषक को प्रेषण हेतु निर्दिष्ट राशि के संबंध में कोई दायित्व वहन नहीं करेगी यदि आप वीपी आर्टिकल के मामले में कितने समय के भीतर प्रेषक को प्रेषित की जाने वाली राशि के लिए शिकायत नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। वो आर्टिकल पोस्ट करने की तारीख से 6 महीने के भीतर अगर आप इसके बारे में शिकायत नहीं करते हैं तो केंद्र सरकार इस चीज़ के लिए बाद में जिम्मेदार नहीं रहेगी। Among universal postal union countries, exchange of money orders, postal orders and COD items are governed by universal postal union। देशों में मनी ऑर्डर
पोस्टल ऑर्डर और सीओडी वस्तुओं का आदान प्रदान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, स्पेशल बाइलेटरल एग्रीमेंट्स के माध्यम से इसका आदान प्रदान शासित होता है। नेक्स्ट हमारे पास एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई? यहाँ पे यूपीयू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? APPU। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और भारत जो है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में कब शामिल हुआ? 1973। मोस्टली हर एक क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। The convention of APPU is binding on all the member countries. Asian Pacific Postal Union, यहाँ पर भी APPU आएगा। तो APPU का जो कन्वेंशन है सभी सदस्य देशों पर लागू होता है, यानी कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में जितने भी सदस्य देश हैं उन्हें एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के कन्वेंशन को मानना पड़ता है। इट कंटेन्स दी प्रोविजंस रिगार्डिंग लेटर पोस्ट आइटम्स। और इस कन्वेंशन में किसके बारे में प्रोविजंस या प्रावधान है? लेटर पोस्ट आइटम्स के बारे में, पत्र डाक वस्तुओं के बारे में प्रोविजंस हैं। and provides that member country may apply for surface letter post items addressed to other member countries reduced charges which are not of their international surface routes। तो इसमें पत्र डाक वस्तुओं के बारे में प्रावधान है। और प्रावधान क्या है कि एक सदस्य देश अन्य सदस्य देशों को संबोधित सतही डाक वस्तुओं के लिए कम शुल्क लागू कर सकता है जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय सतह दरों से 85% से अधिक नहीं होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो थोड़ा सा इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का कन्वेंशन है वो क्या करता है? दो या दो से ज्यादा देशों को आपस में मिलकर रिस्ट्रिक्टेड यूनियन बनाने की अनुमति देता है। अब इस तरह की रिस्ट्रिक्टेड यूनियन जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है वो भी क्या एक रिस्ट्रिक्टेड यूनियन है, उसमें भी 32 कंट्रीज हैं। अब ये 32 कंट्रीज में क्या है? इनमें आपस में प्रोविजन है लेटर पोस्ट आइटम्स के मामले में। इस प्रोविजन में क्या है कि जो भी सदस्य देश हैं एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के, वो आपस में जो पत्र डाक वस्तुओं का आदान प्रदान करेंगे उनके लिए वो कम डाक शुल्क की दरें लागू कर सकते हैं। और ये जो कम डाक शुल्क की दरें होंगे इंटरनेशनल सरफेस रेट से 85% से ज़्यादा नहीं होंगी, मतलब मैक्सिमम 85% तक की छूट दे सकते हैं। कि अगर हम बात करें नॉर्मल किसी के ऊपर 100 रुपये लगने, तो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कंट्रीज जो होंगी उनके पास ये ऑप्शन रहेगी कि वो खुद के या एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन में जो भी सदस्य देश हैं वो आपस में पत्र डाक वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए रिड्यूस्ड चार्जेस को लागू कर सकते हैं जो मैक्सिमम 85% तक आपको छूट देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। On the event of suspension of service to foreign countries, which of the following charges are refunded to the sender? विदेशी देशों को सेवा के निलंबन की स्थिति में कौन से ऐसे शुल्क हैं जो प्रेषक को वापस कर दिए जाते हैं? तो मान लीजिए आपने एक आर्टिकल भेजा किसी फॉरेन कंट्री के लिए और उस देश के लिए वो सेवा निलंबित हो जाती है आपके आर्टिकल पोस्ट करने के बाद, तो आपके द्वारा दिए गए पोस्टेज चार्जेस, स्पेशल चार्जेस, ऐसा चार्जेस, सारे चार्जेस आपको वापिस कर दिए जाएंगे। Envelopes the edges of which are provided with colored bars should be reserved for। जिन लिफाफों के किनारों पर रंगीन पट्टियां लगी हों उन्हें किसके लिए आरक्षित किया जाता है? ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, हवाई डाक पत्राचार के लिए इस तरह के लिफाफे रिजर्व रहते हैं। ऑप्शन सही आ जाएगी। In case of foreign article, packing shall not be required for the articles in one piece। विदेशी वस्तुओं के मामले में अगर आप एक सिंगल टुकड़े में कोई भी आर्टिकल भेजते हैं, जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा आप भेजते हैं, तो उसके लिए पैकिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और जब इस तरह का आर्टिकल आप भेजते हैं तो एड्रेसी का एड्रेस कहाँ पे लिखा जाएगा? शुड बी गिवन ऑन द आर्टिकल इटसेल्फ। तो लेख पर ही ये एड्रेस दिया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। While addressing foreign articles, the particulars must be in। विदेशी वस्तुओं को संबोधित करते समय विवरण किस में होने चाहिए? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, रोमन लेटर्स और अरबिक न्यूमेरियल्स में
होने चाहिए। द पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ अनडिलीवरेबल फॉरेन आर्टिकल्स इज गवर्न्ड बाय द अवितरित विदेशी लेखों की हिरासत की अवधि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य देश के आंतरिक विनियमों द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है कि कोई भी आपका फॉरेन आर्टिकल है उसे गंतव्य देश में किस अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये गंतव्य देश के इंटरनल रेगुलेशंस, आंतरिक विनियम इस चीज को निर्धारित करते हैं। Post resident inward foreign articles except VP are detained in office of delivery for a period not exceeding 1 month। अब देखो, अब पूरी लाइंस अच्छे से पढ़नी है। वैसे तो इसका करेक्ट आंसर 1 महीना भी हो सकता है, लेकिन परफेक्ट आंसर आपने देना होता है। तो पोस्ट रेजिडेंट के अंतर्गत तो कोई भी फॉरेन कंट्री से भारत में वितरित होने के लिए डाक वस्तु आती है तो उसे डिलीवरी कार्यालय में मैक्सिमम 1 महीने की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल वो नहीं है कि 1 महीना रखना ही रखना है, ऐसी कोई कंपल्सरी चीज नहीं है, मैक्सिमम 1 महीने तक रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, द बिगेस्ट आइसलैंड ऑफ इंडियन ओशन इज, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फिर उसके बाद मॉनसून फॉरेस्ट कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को क्या कहा जाता है? मॉनसून वन कहा जाता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन का प्रकार है, ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन नेचर ऑफ, तो भारत का जो संविधान है उसकी प्रकृति कैसी है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्वासी फेडरल है। दी मनरेगा केम इनटू फोर्स ऑन, मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत हुई थी। इन विच नेम और नेम्स इन इज अवर कंट्री मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इंडिया और भारत के नाम से किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से किसने अंग्रेजों को अपनी मांग मानने के लिए राजी करने हेतु इंग्लैंड में सक्रिय प्रचार किया था? तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, दादा भाई नौरोजी ने। एथिक्स इज अ साइंस ऑफ एथिक्स किसका विज्ञान है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, कंडक्ट का। इफ यू डोंट हैव यू कैन रियली गेट इन ट्रबल फॉर लाइंग, चीटिंग और डिसीविंग अदर्स, यदि आपके पास क्या नहीं है, आपके पास लॉयल्टी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है, तो 59 की भी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगर आपके पास ऑनेस्टी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो आप झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे और इससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय किसके तहत स्वायत्त संगठन है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत। तो ये था हमारे पास उड़ीसा सर्कल का पीएसए का 2024 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या लगे आंसर गलत बताया गया है, कमेंट सेक्शन आपके हाथ में है, जरूर उस चीज़ के बारे में बताएं। इन क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए तो बुक्स मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, या आप हमें 8627096166 के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। क्लासेस लेनी है तो भी सेम नंबर के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थ्योरी वाली बुक्स लेनी है या क्वेश्चन बुक लेनी है तो वो भी मिल जाएगी। और पर्यावरण को बचाने के लिए हमने पौधे लगाने की शुरुआत किया है, इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।